जो जरनैल सिंह भिंडरावाला ने जो मुद्दा उठाया था वो था आनंदपुर समझौता लागू किया जा। शारदा यमुना लिंक भी है। 1980 में एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च शुरू हुई कि जरनैल सिंह भिंडरावाला ने कभी भी अलग देश की मांग नहीं करी। अच्छा, स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ की ओर राम राम भाई। खनौरी बॉर्डर पर इस टाइम मौजूद हाँ। किसान आंदोलन बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है और उसकी पूरी जानकारी आप भाई अभिमन्यु भाई हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार भाई जी। राम राम। राम राम भाई, आपने भी आपके सभी दर्शकों ने राम। अच्छा भाई जी, अभी कैसा माहौल है भाई जी? ठंड भी आएगी है और डल्लेवाल जी का 19वां दिन भी है भाई जी। देखो, आज माहौल बड़ा चिंताजनक है। वो चिंताजनक इसलिए है कि आज जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपनी ट्रॉली से बाहर आए थे सारे किसान भाइयों के दर्शन करने के लिए, तो आज उन्होंने एक बात कही कि भाई आज मेरा मन कर रहा है, मैं कुछ बातें बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो वो लगभग 8-9 दिन के बाद आज बोले हैं लोगों के सामने, नहीं तो बहुत कम बोल रहे थे। तो जब वो बोलने लग रहे थे उस समय उनका बीपी जो था वो 82/50 आ गया था है। उससे भी लगातार उसके बाद भी नीचे गया। तो डॉक्टरों का ये कहना था कि अगर वो 2-4 पॉइंट नीचे और अगर परमात्मा ना करे अगर वो चला जाता तो आज बहुत बड़ा नुकसान हो सका था। क्योंकि जब वो लगभग 80/48-49 पर गया तो उनकी आँखें के सामने अंधेरा छाने लग गया था। तो लेकिन परमात्मा का शुक्र है, सारे की दुआ के कारण वो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और रिकवर हो गया। वो डॉक्टर ने उसको ऑटोमेटिक रिकवर किया परमात्मा ने वो। तो स्थिति तो देखो, इसमें मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा चिंताजनक और कोई हो नहीं सकती स्थिति। तो हालात बहुत अभी नाजुक हैं और लगातार लोगों के जत्थे यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में किसानों के जत्थे आए, अपने हरियाणा से भी दूर दूर से किसान भाई आ रहे हैं, पंजाब से तो बड़ी संख्या में आ ही रहे हैं। कल भी किसान बड़ी संख्या में आए थे। तो लगातार चीज़ चल रही है और 16 तारीख को भी देश भर में एक बड़े स्तर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के समर्थन में दोनों मोर्चों की मांगों पर बड़े लेवल पर ट्रैक्टर मार्च भी जिला और तहसील स्तर पर होंगे। ठीक है भाई, जब अपने पहला इंटरव्यू करा था उसमें काफ़ी सारे मजदूर भाइयों के कमेंट आ रहे हैं। अगर किसान ने MSP मिल गया नहीं, जो हमने आटा मिला है, तेल मिला है, दाल मिला है, ये बंद हो जाएगा, बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। देखो, ये मीडिया के द्वारा जो एक बड़े सदर का मीडिया है और जो कुछ सरकार के प्रायोजित लोग होते हैं वो इस तरीके की अफवाहें फैलाते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। 3 फसलें हैं अपने देश में, अगर आप हरियाणा पंजाब की भी बात करें, जिनकी खरीद एक तय कीमत पर हुआ है। ठीक है। गेहूँ, PR जीरी और गन्ना। ठीक है। गन्ने का MSP नहीं होता, उसका FRP SAP हो जावा है। ठीक है। तो आप देखो, गेहूं का MSP है ये 2320 रुपये PR जीरी का था, है ना। पहला गेहूं का पिछले सीजन में 2210 रुपये था। तो इसी तरीके से भाई 386 रुपये गन्ने का था SAP। तो इन तक बने के है, इनका प्रोडक्शन के हुआ है। देखो आप, गेहूं तक के बन गया, आटा बन गया, धान तक के बन गए, चावल बन गए, गंडे तक के बन गया, चीनी बन गई, चीनी और गुड़ बन गया। ठीक है। आप देखो, आज तक कदे भी ऐसा होया है कि साल में अचानक तय आटे की कीमत बढ़कर 400 रुपये किलो होगी हो? नहीं, कदे नहीं देखा होगा ना। कदे आपने देखा हो अगर भाई चावल की कीमत एकदम तक बढ़कर 300 रुपये किलो, 150 रुपये किलो होगी हो? कदे नहीं देखा होगा। चीनी एकदम तक बढ़कर 200 रुपये किलो होगी हो? किसी भी टाइम ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी खरीद एक तय कीमत पर हुआ है। जब एक तय कीमत पर खरीद हुआ है तो कोई उसकी काला बाजारी नहीं कर सकता। जब खरीद सरकार की निगरानी में होगी उसकी कोई काला बाजारी नहीं हो सकती उसकी कोई। लेकिन जब आप इसी फसलों की बात करो जिनकी खरीद MSP पर नहीं होती, आप बात कर ले हैं नींबू की। नींबू एकदम तक 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो होते हैं और खूब देखा होगा आपने। बिल्कुल देखा भाई। 70 रुपये 80 रुपये पाइया होते हैं और देखा है कि नहीं देखा? ठीक है। टमाटर 100 रुपये किलो होते हैं और देखे है कि नहीं देखे? प्याज 100 रुपये 125 रुपये किलो होते हैं और देखे हैं कि नहीं देखे? ये क्यों हुआ है? इनका रेट एकदम तक क्यों बढ़ गया है? कारण क्या है कि इनकी खरीद एक तय कीमत पे नहीं होती। जब इनकी खरीद एक तय कीमत पे नहीं होती तो व्यापारियों ने काला बाजारी करने की छूट मिल जा है। इब शहर वाले भाइयों ने तो गणे ने बेरा है कोन्या, जमींदार का प्याज तय 10 रुपये 15 रुपये किलो लिया जा है और उन्हें खरीदना पड़ा है 125 रुपये 150 रुपये किलो। जमींदार का टमाटर तो सड़क पे फेंका जावा है, को खरीदता को ना। लेकिन वो टमाटर शहर में मिल रहा है 150 रुपये किलो। वे शहर वाले भाई तो समझे भाई जमींदार ने भी 70-80 रुपये किलो मिलते होंगे। सही बात है। ठीक है।
लेकिन जिस दिन न्यू हो जाएगा ना कि भाई टमाटर का भी एमएसपी हो गया, मान लो उदाहरण के तौर पे 20 रुपए किलो, भाई किसान का 20 रुपए किलो पे ही खरीदा जाओगा, इससे नीचे कोई नहीं खरीद सकता। जब सबने यह बात मेरा पट जाओगी ना, तो जो व्यापारी हैं वो अधिक से अधिक 25 रुपया, 27 रुपया, 28 रुपया, अधिक से अधिक 30 रुपया किलो बेच पाओगे, क्योंकि जब पूरे देश ने बेड़ा पाट किया कि 20 रुपए किलो खरीदा गया है, तो कोई उसने 200 रुपए किलो बेचेगा तो लोग नहीं पूछेंगे बोला तू क्यों बावड़ा बना रहा भाई, तू क्यों मूर्ख बना रहा हमने। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, देखो मैंने गणित तो पढ़ाई लिखाई करी नहीं, लेकिन मैंने बीटेक करी, इंजीनियरिंग करी, और मैं लगातार अखबार लगातार पढ़ता हूँ, क्योंकि इंसान ने हमेशा पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो जितना भी मैंने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को पढ़ा, खेती के मॉडल को समझा, दुनिया के खेती मॉडल को समझने का प्रयास किया, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं यह बात कहूं कि जिस दिन एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा ना, उस दिन के बाद किसी भी प्रोडक्ट का, खेती से संबंधित किसी भी फसल का जो आम एक उपभोक्ता खरीदा है, एकदम तो उसके दाम आसमान नहीं छुएंगे, उसकी जो कीमत होगी वो एक तय होगी और महंगाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूँ। गांव में कहा बहुत सारे बड़े जमींदार आते मिले हैं, जिसमें मतलब 50-50, 60-60 किले हैं। आंदोलन में कहा लगभग छोटा जमींदार ज्यादा देखने को मिला भाई जी। बड़े जमींदार न्यू कहते हैं हमने के लेना, हम तो 70,000 रुपये ठेका के लेना लग रहे हैं। देखो मैं आपने एक बात बताऊं, उन जमींदारों ने एक बात सोचनी चाहिए, या खेती या जमीन बहुत जल्दी कॉर्पोरेट के कब्जे में जाने वाली है। ये बात देखो, बड़े बड़े रोड निकलने लग रहे हैं, बड़ी बड़ी बुलेट ट्रेन फलाना ढमका, उनका मुआवजा मिलता नहीं। एक 1894 का अंग्रेजों का कानून था, जमीन अधिग्रहण का बहुत खतरनाक कानून था। ठीक है। उसके बाद 119 साल लड़ाई लड़का है 2013 में एक अच्छा भूमि अधिग्रहण कानून बनाया, जिसमें किसानों को अधिकार दिए गए कि भाई जमीन एक्वायरमेंट होने से पहले किसानों की 70% किसानों की सहमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद कलेक्ट्रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे देना पड़ेगा। ये बहुत सारे उसमें नियम थे। लेकिन इस सरकार ने, मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही 2014 में उस कानून को बदलने का प्रयास किया, लेकिन जब उस समय राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं थी, जब ये पास नहीं कर पाए, तो फिर इन्हें न्यू किया कि जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वो अपनी अपनी विधानसभाओं में पास करो। हरियाणा में वो 2021 24 अगस्त 2021 में पास हो गया। ये हरियाणा में कोई भी एक्वायरमेंट हुआ है उसका 4 गुना मुआवजा नहीं मिलता, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना ये देते हैं। अपन ने झज्जर में सोनीपत में इसकी लड़ाई लड़ी थी, 8 महीने धरना चलाने के बाद 32 लाख रुपए प्रति किला मुआवजा बढ़ा था। 8 महीने बैठना पड़ा, अगर नहीं बैठते तो कोई एक भी पीछा नहीं बढ़ना था। जिन खेतों की कीमत 4-4 करोड़ हो रही थी, वे 60-60, 70-70 लाख में लेने लग रही थी सरकार जबरदस्ती। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो बड़े बड़े जमींदार हैं इन्हें भी नहीं सोचना चाहिए कि भैया जब जमीन एक्वायरमेंट होगी ना, कदे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे, कदे और क्या के नाम पे, कदे इंडस्ट्री बनाने के नाम पे, तो उनकी भी जमीन लूटी जानी है। उनकी 2-2 करोड़ की जमीन 20-20 लाख में सरकार ले होगी। तो लड़ाई सब की है। और मैं आपने एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो वो आपने सवाल पूछा था कि भाई अगर एमएसपी कानून बन गया तब बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाएंगे, उसका फिर हमने जवाब दिया विस्तृत तरीके से। ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा, और इस तरीके के सवाल पूछे जाने चाहिए। मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ, इसे सवाल होने चाहिए। ठीक है। बहुत सारे भाई हैं जो अपना हरियाणा के अपना चैनल अगला जुड़ रहे हैं, न्यू कहते हैं किसान आंदोलन तो वीडियो बनावा तो खागड़ न्यू का इनके पास SYL की भी पूछ लेकर। देखो मैं आपने बताऊं एक चीज, SYL की फुल फॉर्म सिर्फ सतलुज यमुना लिंक नहीं है। ठीक है। SYL की एक फुल फॉर्म शारदा यमुना लिंक भी है। 1980 में एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च शुरू हुई, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो नेपाल और उत्तराखंड का जो बॉर्डर पड़ा है, वहां से एक नदी निकलती है। ठीक है। उसको नेपाल में काली नदी बोल रहे हैं और भारत में उसको शारदा नदी बोलते हैं। तो वो प्रोजेक्ट, उसकी ड्रोन से सर्वेक्षण भी बहुत ज्यादा हो लिया उसका, यूपी तक का सर्वेक्षण भी हो लिया। वो पूरा प्रोजेक्ट के है कि उस नदी में शारदा में बांध बना के उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए वो पानी पानीपत में, कैराना के दौरे तय पानीपत में हरियाणा में बढ़ेगा, और हरियाणा के 6-7 जिला में का होता है और वो पानी फिर राजस्थान जाओगा। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के 2-3 जिला ने टच करता है और वो गुजरात की साबरमती नदी में जाओगा। तो उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, गुजरात 6 राज्यों के किसानों ने पानी मिलेगा। वो पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है। उसका खर्चा होगा 75,000 करोड़ रुपया उस पूरे प्रोजेक्ट पे, और कई करोड़ किसानों ने पानी मिलेगा। जो आज सतलुज यमुना लिंक का रोड़ा है, उस तक पानी मिलेगा हरियाणा ने 1.5 मिलियन एकड़ फीट। जो पानी मापा जाएगा वो मिलियन एकड़ फीट में मापा जाएगा। लेकिन जो शारदा यमुना लिंक का जो प्रोजेक्ट होगा, उसमें पानी आओगा 9.5 मिलियन एकड़ फीट, यानी 6 गुना ज्यादा पानी आओगा इस सतलुज यमुना लिंक का लेता है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा पानी का है। किसान ने पानी मिलना चाहिए। वो कौन से प्रोजेक्ट से मिल रहा है, सवाल वो नहीं है। ठीक है बात। मैं यूं कह रहा हूं कि भाई 75,000 करोड़ रुपए हैं। अब एक
यहाँ पे जो बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ रुपया दिया है और 5,000 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने दिया वहां की ने। 45,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। अच्छी बात है, हम सरकार का अच्छा फैसला करेंगे, उसमें गुंडा ना बताओ। मैं ये कह रहा हूँ एक बुंदेलखंड के इलाके को पानी देने के लिए, जो अच्छी बात है, देना चाहिए, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट 40,000 करोड़ दे सके है, तो वे 40,000 करोड़ ऐसे प्रोजेक्ट शारदा यमुना लिंक को क्यों नहीं दे रही? 1980 से बात कर रहा हूं मैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की रही हो, जिससे 6 राज्यों में किसानों को पानी मिलेगा। भाई 40,000 करोड़ सेंटर दे दे, बाकी जो 35,000 करोड़ बच गए, जिन 6 राज्यों में पानी मिल लगा, उन द्वारा भी वो पैसा लिया जावे, पंजाब सरकार द्वारा भी पैसा लिया जावे 2,000-4,000 करोड़ रुपया कि भाई ठीक है सतलुज यमुना लिंक का था द्वारा रह रहा है, तो तुम जो ये प्रोजेक्ट इसमें तुम 2,000 करोड़ रुपया दो, 2,000 करोड़ रुपया हरियाणा गवर्नमेंट देगा, 2,000 करोड़ रुपया यूपी गवर्नमेंट देगा, स्टेट जो बड़ा हो ज्यादा पैसा देगा उसमें, सेंटर दे दे 40,000 करोड़, उससे इतना ज्यादा पानी मिलेगा, 9.5 मिलियन एकड़ फीट, कई करोड़ किसानों को पानी मिलेगा 6 राज्यों के। लेकिन उस पर ना तो कांग्रेस की सरकार ने क्या मैं कर रहा, ना बीजेपी की सरकार क्या मैं कर रही। एक बात। दूसरी बात है, ये जो इस तरीके के मुद्दे बनाए जावे हैं, अगर ये सच में गंभीर है किसानों को पानी देने के लिए, शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट पर काम क्यों ना करते? ये देखिए क्या है, सतलुज यमुना लिंक जैसे प्रोजेक्ट है, उड़े कावेरी नदी का मामला तमिलनाडु कर्नाटक में, ये तो ये रोड़े जानबूझकर राजनेताओं द्वारा बनाए जावे हैं। क्योंकि आप साउथ में देखोगे तो तमिलनाडु और कर्नाटक सबसे ज्यादा एक्टिव स्टेट रहे हैं किसान आंदोलन में। ठीक है, उड़े कावेरी नदी का रोड़ा करा दिया, याड़े SYL के नाम पर रोड़ा करा दिया, तो ये जो सारी चीजें ये राजनीति है। अगर राजनेता गंभीर है सही मायने में किसानों के लिए, तो उनको शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, जिससे 6 गुना पानी किसानों को मिले। यूथ ने किस तरह जोड़ने का, किस तरह की तैयारी है भाई जी, किस तरह प्रिपेयर करोगे यूथ ने? देखो लगातार गांव से लोधर के गांव के भी भाई आए और आसपास के जो गांव हैं लगातार वहां से किसान भाई आ रहे हैं। तो किसानों को, नौजवानों को खासकर ये समझना पड़ेगा कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अनशन को जो आज 19 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं, ये अनशन, ये लड़ाई उन बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए है, उनकी जमीन को बचाने के लिए है। तो हमारी ड्यूटी बने है, हमारी जिम्मेदारी बने है कि दिन रात हम जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के सुरक्षा घेरे को मजबूत करें। क्योंकि डल्लेवाल साहब का सिर्फ एक संदेश है, वो ये कह रहे हैं कि यार मेरी चिंता मत करो। हम कई बार बात करें उनसे, प्रधान जी स्थिति बहुत नाजुक है, वो हमेशा थोड़ा निछो मांगे नुकाया करें, डांट के नुकाया करें, बोला यार मेरी चिंता मत करो, मोर्चे ने जीतने की चिंता करो, मोर्चे की व्यवस्था में कितनी कमी रहेगी बोला फिर मैं थार पूछूंगा, मेरी चिंता छोड़ दो, मैं कुर्बानी देने मानसिक तौर पर पूरे तरीके से मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानसिक तौर पर तैयार हो चुका हूँ। 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल पाछू भी मैंने मरना है, तो मैं अपने किसान भाइयों खातर, मेरे किसान भाई ना मरे, मेरे किसान भाइयों की आत्महत्या रुक जावे, इसके लिए मैंने अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो देने तैयार है। तो मैं सारे नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, सारे साथी अपना डंडा झंडा लेकर दिन रात ड्यूटी देने के लिए, खासकर रात की ड्यूटी देने के लिए खनौरी बॉर्डर पर पहुंचो। सारे गामा तय, हिसार तय, सोनीपत तय, पानीपत, सारे तो भाई आने लग रहे हैं, आप सारे तो मिलने भी हो, जींद तो भाई आ रहे हैं, सिरसा से भाई आ रहे हैं, आज सिरसा से 16 गांवों की टीम भी आई थी जो राशन पानी लेकर आई है। तो सारे साथी हैं, मजबूती से मोर्चे को मजबूत करो और बहुत जल्दी मुझे लगता है हमारा मोर्चा फतेह होगा। राकेश टिकैत जी भी आए थे कि कुछ कितना आंदोलन मजबूती मिलेगी? देखो मुझे लगा है कि ठीक है, सारे साथी जो आए हैं बड़े सम्मान के योग्य हैं, सबका स्वागत है, सबका सत्कार है, सबका सम्मान है और लड़ाई सबकी है और लड़ाई सब ने पूरी ताकत के साथ लड़नी चाहिए जब मोर्चा फतेह होगा। बाकी देखो मजबूती है वो तो किसानों ने करनी है, ठीक है ना, तो वह मेरे उस तक मजबूती होती ना, वह किसी और नेता तक मजबूती होती ना, किसी तीसरे तक मजबूती होती। मजबूती होने लग रही है किसानों तक, जैसे ये नौजवान भाई आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, ठीक है, इन सारे भाइयों के कारण यह मजबूती है और मजबूती का श्रेय भी जो पंजाब से भी, हरियाणा से भी, जो कोने कोने से किसान आ रहे हैं, सारी मजबूती का श्रेय इन भाइयों को और हमारे बुजुर्गों को, माताओं बहनों को जाता है, मुझे लगता है। ठीक है भाई जी, एक पिछली बार अपने एक वीडियो बनाई थी, मतलब कि पूरी उड़ता है, बहुत सारे भाई ने क्या स्क्रीन शॉट मार के भेज रखे हैं, न्यूगा देख, न्यूगा नवदीप की फोटो लग रही है, भिंडराला की फोटो लग रही है, क्या कहना चाहोगे इस बात पे? नहीं, नवदीप की किसकी? नवदीप सिद्धू की, एक्टर था दीप सिद्धू की। हाँ। नवदीप नहीं, दीप सिद्धू की लग रही है। देखो मैं आपने एक चीज कहूँ कि आंदोलन जो है ये हमारा पूरा किसानी मुद्दों पर केंद्रित आंदोलन है, ठीक है। और जहां तक आपने बात कही, जितना मन ने पड़ा हो सके, मैं गलत हो, जो भाई कमेंट कर रहे हैं वो भाई मैंने जवाब दियो, मैंने प्रूफ भेज दियो, लेकिन खाली नहीं जवाब दे दिया, प्रूफ के साथ जवाब दियो। मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक इंटरव्यू पढ़ा, ठीक है, उन्होंने लिखा भी है उस विषय पर, मैंने वो खूब पढ़ा है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में बता दूं दर्शकों ने, भारत के एक बहुत
टॉप लेवल के वो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी माने जाते हैं। ठीक है। मतलब बड़ी पकड़ है उनकी इतिहास पे, सारी चीजों पे। और वो बीजेपी के ही राज्यसभा के MP रहे हैं, ठीक है, साउथ तक। ठीक है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई जब 1984 का दौर था तो उनकी कई बार मुलाकात जर्नैल सिंह भिंडरावाला के साथ हुई थी। ठीक है। और वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहते हैं कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने कभी भी अलग देश की मांग नहीं करी। अच्छा। ठीक है। वो अपने आप में अथॉरिटी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी इतिहासकार हैं, कोई न्यू को ना कि मेरे इतरियाओं को अंडा है को कि मैं कह दे है वो। ठीक है, ठीक है। वो एक अथॉरिटी है इतिहास की और वो चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर, ठीक है, कि भाई कोई इंटरव्यू हो उनका, कोई लेख हो जिसमें उन्होंने अलग देश मांगा हो तो प्रूफ ला के दो। ठीक है। ठीक है। हमने भी खूब खोज के देखा, मैंने तो आज तक मिला नहीं। किसी और भाई ने मिल लिया हो तो वो हमने जरूर भेज दे। हम ये स्पष्ट कर दें कि हमारा आंदोलन किसानों के मुद्दे पे है। ये किसान समाज देश की एकता, देश की अखंडता को मजबूत करने का काम करता है। किसानों के बच्चे जवान ही हैं जो देश की सरहदों पर तैनात हैं। और पूरे तरीके से किसान और देश के हकों में ये आंदोलन है। और आपने एक चीज जैसे मैं और बताऊं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी के वो चीज हैं, जो जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने जो मुद्दा उठाया था वो था आनंदपुर समझौता लागू किया जावे। ठीक है। आनंदपुर समझौता के है वो भी हम लोगों ने थोड़ी समझ होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आज के नौजवान में, आज के नौजवान पीढ़ी में जो सबसे बड़ी कमी लग गई है, जिसको लेकर मैं बहुत चिंतित भी रहूं हूं, हमारे नौजवान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक सारा ज्ञान ले हैं। ठीक है। ठीक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक ज्ञान लेने की बजाय जो आओ ना थोड़े मैसेज 10 ग्रुपों में फॉरवर्ड करो, नहीं तो फलाना हो जाएगा, ढकड़ा हो जाएगा। आनंदपुर समझौता केहू न पढ़ना चाहिए। आनंदपुर समझौता ये होया था कि भाई स्टेट गवर्नमेंटों को, तमाम राज्य सरकारों को, केवल पंजाब राज्य सरकार को नहीं, सभी राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए जावें। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस का मामला रहना चाहिए, इकोनॉमी का मामला रहना चाहिए, रेल का मामला रहना चाहिए, डिफेंस का मामला रहना चाहिए, कम्युनिकेशन का मामला रहना चाहिए। ये 6-7 जो मामले हैं, 6-7 फील्ड हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहने चाहिए। बाकी जो राइट्स हैं अपने लोगों के लिए वो स्टेट गवर्नमेंटों को, तमाम राज्य सरकारों को वो मिलने चाहिए। तो उनकी जो आधिकारिक मांग थी वो ये थी कि आनंदपुर समझौता लागू किया जाए। वो आनंदपुर समझौते का मुद्दा तमाम राज्यों के अधिकारों के लिए था। जितना मन ने पढ़ा, जितना मन ने समझा है। और जो भाई कोई कमेंट करते हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि भाई अगर आप कोई और प्रूफ हो किसी तरह का और कोई डॉक्यूमेंट हो, हमने भेजो, हम स्वीकार करेंगे। यार आप हेल्दी बहस करेंगे, चर्चा तो बात लिखड़ेगी। खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे दोगे उसका कोई अर्थ थोड़ी है। मैंने जो बताई है मैंने प्रूफ के साथ बताई है। वे सारी वीडियो भी मौजूद है, सुब्रमण्यम स्वामी की सारी चीज भी मौजूद है, वो आधिकारिक तौर पे पढ़ सके हैं। और जहां तक जितने लोग मैंने जाने हैं, हमने 14 साल से मैं न्यू मान लो सामाजिक जीवन में हूँ। ठीक है। ठीक है। कश्मीर में शांति के प्रयासों के लिए और मुद्दों पे सामाजिक तौर पे हमने कितना काम किया है, जिंदगी का रिस्क लेकर। ठीक है। वो बहुत सारे लोगों ने बेरा है। सही बात। मैंने उसकी कोई गवाही या सबूत देने की जरूरत को नहीं। जब 2016-17 का दौर था, जब वहाँ ज्यादा आतंकवाद था, हालात खराब थे, उस समय शांति के लिए हम वहाँ पे बहुत सारे साथी अपने लेवल पे गए। हमने ग्राउंड रिपोर्ट समझी, के किया के नहीं किया। तो उस समय उसके बाद मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी, कश्मीर भी हमारा, कश्मीरी भी हमारे, ग्राउंड जो सिचुएशन थी। ठीक है। तो उस समय एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटायर्ड डायरेक्टर दिनेश्वर शर्मा जी, अब तो वो कोरोना के दौरान उनकी डेथ होगी, परमात्मा के पास चले गए वो। तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ड्यूटी लगी थी। ठीक है। कि भाई आप कश्मीर में हालात को सामान्य करने के लिए काम करो। ठीक है। तो जब उन्हें पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे नौजवानों की टीम है, वो किसानों के लिए और ऐसे शांति के लिए काम कर रही है, उनने मुझे बुलाया था। मैं उनसे मिला भी था 2 बार। और मैंने अपने जितने हम इनपुट का मतलब जितने हम अपनी सलाह मशवरा दे सके थे, जितनी अपनी हम राय दे सके थे, हमने वो दी। और कितना मैं तो नहीं कहूँगा कि हमारा 100% योगदान रहा, लेकिन चाहे 0.1% रहा हो, चाहे 0.00001% रहा हो, लेकिन सागर में बूंद बराबर हमारा भी योगदान था उड़े शांति के लिए, एक सारी चीजों के समाधान के लिए। तो भाई जब हम उड़े, जब आतंकवादियों की गोली चल रही थी 47 साली कश्मीर में, हम उन गोलियां तो ना डरे और देश की एकता, अखंडता और शांति सुरक्षा के लिए हमने काम किया। तो कोई भाई
घरा बैठ के जड्डे में सोड ओढ़ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बीजेपी वाले जो भेजे उनका ज्ञान लेके जब हमने खालिस्तानी बोलेगा, आतंकवादी बोलेगा, तो उस मानस ने शर्म आनी चाहिए। पहला वो अपने घर ते लिखड़ के, अपनी सोड में लिखड़ के, जो हम साथी ने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 2019 में जब हालात वहां बड़े तनावपूर्ण थे, 2019 में हमारे पास फोटो वीडियो है, इन्होंने कश्मीर में दौरा किया, किसानों से मिले, किसानों के मुद्दों का समाधान कराने का इन्होंने प्रयास किया, बहुत सारे वहां के भी किसानों के मुद्दे सुलझवाए और वहां के किसानों को भी देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। तो जो इन्होंने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में लगातार हम वहां गए थे। तो अगर कोई व्यक्ति इस आंदोलन के ऊपर या फिर हमारे नेताओं के ऊपर कोई किसी तरीके का, इस तरीके का कोई गैर जरूरी बयानबाजी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को रुकना चाहिए। अब बयानबाजी की आप बात करो, रामचंद्र जांगड़ा है, 2 दिन पहला कितना घिनौना, कितना गंदा बयान दिया उन्होंने। यूं कहा कि आंदोलन में 700 लड़कियां गायब होगी, आंदोलन में तो नशा फैल गया। मैं एक बात कहूँ रामचंद्र जांगड़ा जी, थोड़ी शर्म कर लो, ठीक से। यूं कहो 700 छोरी गायब होगी, अरे उस टाइम भी थारी सरकार थी, जो 700 छोरी गायब होगी तो कोई FIR भी करी होगी तो हमने। अरे FIR नहीं करी फिर तुम सोने लग गए, फिर तुम क्या की सरकार चलाओ थे तुम। जो FIR करिए तो FIR की कॉपी दिखा दो, बिल्कुल। और ना करी तो हाथ जोड़ कर माफी मांग। और दूसरी बात नशे की बात कहें हमें, जो थोड़े दिन पहला 22,000 करोड़ का ड्रग्स, ठीक है, गुजरात में मुंड्रा पोर्ट पर पकड़ा गया। देशवासियों, जो बंदरगाह, जो पोर्ट गौतम अडानी के अंडर में है, 22,000 करोड़ की तो एक खेप पकड़ी गई। और गुजरात में तो कई जगह अलग अलग बार 2-2, 3-3 क्विंटल चरस गांजा फीम पकड़ी गई। तो जो देश की जवानी ने जो नशा बर्बाद करने लग रहा है, वो तो गुजरात ताने लग रहा है। ठीक है बात। और उड़ा 25 साल से बीजेपी की सरकार है। तो पहला तो रामचंद्र जांगड़ा ने जवाब दे होना है, इनकी हिम्मत है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने पूछ ले जी गुजरात में नशा क्यों आने लग रहा है, ठीक है, जो सवाल भी कर दिया ना, गुजरात का नाम भी ले दे, औकात नहीं है इनकी नरेंद्र मोदी जी आगे बोलने की। वो सारा नकून में लाए रखे हैं, किसी ने नहीं बोलने देते। ठीक है, तो ये फालतू की बात कर रहे हैं, ये इसी बयानबाजी कर रहे हैं, इनने हम गणा गौर इन पर हम नहीं करते। अच्छा, जो मतलब कि फरवरी में भाई जो ट्रैक्टर का नुकसान होया था, मतलब कि उसमें मतलब को पता लग गया किसने करे था, किसने तोड़ा था? वो तो हरियाणा सरकार ने तोड़ा था, हरियाणा पुलिस ने तोड़ा था। उसमें तो कोई, वो तो उस टाइम हमने मेरा पार्ट लिया था, हमारे पास वीडियो भी है जिस तरीके के नारे ला रहे थे, जो में शॉटगन तक गोली चला रहे थे, जिस तरीके से कर रहे थे, जो पैलेट गन चला रहे थे, SLR का इस्तेमाल कर रहे थे, वो तो हरियाणा सरकार ने कराया था, बीजेपी ने कराया था उसमें। अच्छा, उरजू करके हैं काफी सारे सुनने में मिल जाए बात की भाई RSS के बंदे बीच में घुस रहे थे। देखो, मैं अपने एक बात कहूंगा, मैं कदे भी कोई सी बात नहीं कहा करता भाई जिस बात का मेरे द्वारा प्रूफ ना हो। ठीक है बात, ठीक है। सिविल ड्रेस में लोग थे, लेकिन हो सका है मैं सिविल ड्रेस में हरियाणा पुलिस के CIA वाले हो या कोई और हो, तो जिस चीज का हमारे पास प्रूफ नहीं होगा, ठीक है, मैं वह बात कदे कहूंगा नहीं। तो भाई इस बात का मेरे प्रूफ नहीं है तो फिर मैं कहूंगा नहीं। ठीक है, हो भी सका है, नहीं भी हो सकता। हाँ। चलो, मजदूर भाई का एक डाउट तो क्लियर हो गया कि आपने बताया MSP वाला, लेकिन इस आंदोलन में लोग फतेह हो जाते तो मतलब कि लाभ क्या मिला? देखो, मैं उन्हें एक बात कहूँ, अगर स्वामीनाथन आयोग का C2 + 50% फार्मूला लागू हुआ है और हमारी फसलों का MSP बढ़ा है, ठीक है, हमारा गेहूं 2250 की बजाय 3200 रुपए में हमारा बिकेगा। ठीक है, तो जो हम एक जमींदार भाई ना जो 500 रुपए की मजदूरी देने लग रहे हैं, हम उन्हें 700 रुपए की मजदूरी देंगे, 800 रुपये की मजदूरी देंगे हम उसने। जो MSP गारंटी कानून पे नुकसान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का है जो कालाबाजारी कर रहे हैं। ठीक है, जो व्यापारी गोलमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, सामान खरीद ले हैं, उसका कालाबाजारी करके फिर उसने अपने उसमें बड़े बड़े गोदामा में स्टोर कर ले, फिर लोगों ने देते नहीं, उसकी पहले उन्हें कम करते हैं, फिर उसका रेट बढ़वा दे हैं। मजदूरों ने, आप एक बात बताओ, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट का है वो या क्या है, C2 + 50% फार्मूला, कि जो मजदूरी है वह भी खर्चे में जोड़ी जावे। तो जब मजदूरी खर्चे में जोड़ी जाओगी, हमने रेट फालतू मिल लगा, तो हमने मजदूर भाइयों 500 रुपए की बजाय 800 रुपए देने में हमने क्या नुकसान है भाई? ठीक है बात, हमारा रेट बढ़ गया तो मजदूर भाइयों ने भी ज्यादा उन्हें मजदूरी मिल लगी, तो मजदूरों ने खूब ना खूब फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद राम। तो भाई वीडियो में आपकी क्या विचारधारा है, किसी प्रकार कोई डाउट हो भाई कमेंट में बता दीजिए। जय जवान जय किसान।